नमस्कार दोस्तों, मेरी ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ते रहें। नीट भर्ती या राजस्थान पुलिस पटवारी भर्ती को लेकर जो आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पता है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग घोषणा तो हो चुकी है और एग्ज़ाम होना भी 100% है। तो आप अपने लक्ष्य से ना भटकें, लगातार प्रयास करते रहें, आपको सफलताएं ज़रूर मिलेगी। लेकिन बस ये है, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसने मेहनत की है उसने अपना मुकाम हासिल किया है। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। अरे अब इस लॉकडाउन के अवसर पर आप देखो, आप तो घर बैठे आपको तो सिर्फ पढ़ना ही है, और कई किसान लोग या मजदूर लोग, उनके साथ कितनी दुर्दशा हुई है। आपको हर एक चीज़ का नॉलेज है और हर एक बिजनेस से इसमें फिटा है, उसका पतन हुआ है। चाहे कोई भी दुकान देख लिया आप, छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक, जो अपन मध्यम श्रेणी के लोग हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट कर्मचारी जो है, उनके घर में सुकून रहा, पेमेंट लगातार उनको मिल रही है। आप नींद लोगे तो भी वहाँ पे पेमेंट आपकी चलती रहेगी। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप ज़बरदस्त तैयारी करें, 100% आपको सफलता मिलेगी। बस शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी है। अगर दृढ़ संकल्प और जुनून आपके मन में आ गया कि हमें ये चीज़ प्राप्त है, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की। जुनून जगाओ, सोई हुई भावनाओं को जागृत करो, आपको 100% सफलताएं प्राप्त होगी। लेकिन उसके लिए बस लगातार मेहनत की ज़रूरत है। अरे उनको तो देखो आप कि सुबह से शाम तक फावड़ा हाथ में लेकर मेहनत करते हैं, उनकी भी मेहनत है, वो अपने पेट के लिए करते हैं। और अभी आपके ये दिन हैं, इस वजह से आप इग्नोर कर देते हो हर चीज़ को। और उसके बाद में जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, उसके बाद में पछताते रहो कि यार पहले ये होता तो पढ़ लेता, तो मैं आज ये मेरे को दिन देखने नहीं पड़ते। तो मेरे दोस्तों, आपको सिर्फ सिटिंग पावर बनाना है अपना। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक मर थोड़ी जाओगे। लोग तो 12 घंटे तक काम करते हैं, लगातार फावड़ा हाथ में लेते हैं, सर पे तगारी रखते हैं, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता। और आपको तो सिर्फ बैठ के पढ़ना है। मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि आप 2 या 3 किताबों से नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ो, आपको सफलताएं अपने आप मिल जाएगी। पता ही नहीं चलेगा कि कब हमें पोस्ट मिल गई। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप पढ़ें, बस कर्म करते रहो, सफलता अपने आप मिलती रहेगी। टॉपिक लेते हैं अपन राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन। देखना दोस्तों, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण है। और यह राजस्थान का तो है ही है, भारत का भी सबसे बड़ा आंदोलन है, जो 44 वर्षों तक चला था। 44 वर्षों तक यह आंदोलन 3 चरणों में चला था। 1857 से लेकर 1915, और दूसरा चरण था इसका 1915 से लेकर 1923, और इसका तीसरा चरण था 1923 से लेकर 1941 तक। ये 3 चरण थे इनके, जो सबसे लंबी अवधि इसने तय की है। 44 वर्षों तक चला था ये। राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। थोड़ा सा इसमें देखना कि यह है अपना मुख्य बिजोलिया। बिजोलिया कहाँ पड़ता है दोस्तों? देखना कि ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। और राजस्थान में ये जो जिला है अपना भैंसरोडगढ़ है, और ये अपना झालावाड़, और ये बारा। तो देखना कि ये राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला, ये प्रतापगढ़ जिला, और ये राजस्थान का बांसवाड़ा जिला। ये है चित्तौड़ के ऊपर का जो भूभाग है, ये कौन सा जिला है अपना? ये भीलवाड़ा है। तो भीलवाड़ा में बिजोलिया यहाँ पर है, बिजोलिया
और यहाँ है अब ये जो क्षेत्र है ये भैंसरोडगढ़ है। राजस्थान के 2 खंडित जिले हैं, राजस्थान के 2 खंडित जिले हैं, अजमेर का टाटगढ़ और चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़। तो यहाँ से लेकर यहाँ का बीच का भूभाग ये क्या कहलाता है? ऊपरमाल। ऊपरमाल। दोस्तों इसमें 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं अपने। एक तो ऊपरमाल का पठार कौन सा कहलाता है? बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच का भूभाग कहलाता है। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? विजयावली। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? विजयावली। कर्नल जेम्स टोड ने कहा इसके बारे में कि इसका प्राचीन नाम क्या था? विजयावली। वर्तमान ये भीलवाड़ा बिजोलिया में स्थित है और इसके बीच का भूभाग ऊपरमाल कहलाता है। बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच का भूभाग ऊपरमाल कहलाता है। अब प्रश्न अपने पास ये बनता है कि ये ऊपरमाल जो बिजोलिया किसान आंदोलन का, इसका संस्थापक कौन था? प्रश्न स्टूडेंट का क्लियर नहीं होता टॉपिक, और वो अधिकांशतः क्या करते हैं कि इसका एक तो नेतृत्व किसने किया था, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, दूसरा आता है इसका संस्थापक किसने किया था। इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? तो देखना एक बार आप कि इसका संस्थापक की अपन बात करते हैं कि बिजोलिया जो जगह है, ये जो ऊपरमाल है, इसका संस्थापक था कौन? अशोक परमार। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था सांगा, बाबर वर्सेज सांगा के बीच में, और ये खानवा कहाँ पे स्थित है? भरतपुर, बयाना भरतपुर में स्थित है। ये भरतपुर का ये जो एरिया है यहाँ, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ आगरा एक रियासत थी, तो आगरा रियासत का एक जगनेर ठिकाना था। इस जगनेर ठिकाने का जागीरदार था, उसका नाम था अशोक परमार। अशोक परमार। जब इस मुस्लिम बाबर ने, तुर्क आक्रमणकारी बाबर ने जब सांगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ा, तो अशोक परमार ने महाराणा सांगा की मदद की थी। सांगा अशोक परमार से प्रभावित होकर और इसे ऊपरमाल गिफ्ट में दे दिया था। इस वजह से इसका संस्थापक कौन है? ऊपरमाल का संस्थापक कौन है? अशोक परमार। कौन है? अशोक परमार, जो कहाँ का था? जगनेर का, जगनेर का था। बहुत महत्वपूर्ण है। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था, 3 चरणों में चला था। इसका संस्थापक अशोक परमार है। इसका प्राचीन नाम विजयावली है। बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच का भूभाग ऊपरमाल कहलाता है। दूसरी बात अपन करते हैं इसके आगे थोड़ा सा, कि यह किसान आंदोलन क्यों हुआ था। सबको पता है कि आंदोलन, एक तो लगान, लाग बाग बेकार और लगान, इनके कारण यह आंदोलन हुआ। लगान क्या था? एक भू राजस्व कर था। लगान एक भू राजस्व कर था। लाग और बाग, लाग और बाग क्या था? भू राजस्व के अलावा और कर लिया जाता था, अतिरिक्त कर था लाग और बाग, जिसको 2 भागों में बांटा गया था। एक तो नियमित और एक अनियमित। नियमित और अनियमित। नियमित जो था, नियमित 1 वर्ष में या 2 वर्ष में 1 बार लिया जाता था, और अनियमित था ये उपज के आधार पर, उपज के आधार पर कम या ज्यादा, कम या ज्यादा उपज के आधार पर अनियमित कर लिया जाता था। ये स्थायी नहीं था। उसके बाद में आता है लगान, लाग बाग और बेगार। बेगार, बेगार प्रथा क्या थी? जिस तरीके से अपना मजदूरी की और रात दिन मेहनत की और उसका हमें हमारा मेहनताना नहीं मिलता, वो क्या कहलाया? बेगार कहलाया। तो लाग बाग और लगान, ठीक है, ये हमारे ये कर थे, और इन कर की वजह से ये लगातार किसानों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तब यहाँ के किसान आंदोलन के लिए उग्र हुए। अब देखना,
किस तरीके से, और जो अन्य जो कर लगाए गए थे वो भी मैं बताता हूं आपको कि सबसे पहले यहाँ 3 चरणों में ये हुआ। 1854 के अंतर्गत 1854 में, इससे पहले एक केशवदास था, केशवदास बिजोलिया के जागीरदार क्या कहलाते थे, राव कहलाते थे। बिजोलिया के जागीरदार राव कहलाते थे, राव केशवदास। केशवदास एक ऐसे व्यक्ति थे कि किसान, यहाँ मराठों ने आक्रमण किया था बिजोलिया, इस क्षेत्र में बिजोलिया मराठों ने आक्रमण किया था, तो केशवदास के साथ यहाँ के किसान थे, और केशवदास ने किसानों से मिलकर केशवदास और किसान मिलकर दोनों ये और मराठा को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था। एक समय ऐसा भी था, यहाँ किसानों की और केशवदास यहाँ के जागीरदारों में इतनी बनती थी, और उसके बाद में 1854 में नया केशवदास के बाद में बना था गोविंददास, और गोविंददास की मृत्यु हो गई 1854 में। पहले था केशवदास, फिर हुआ गोविंददास। 1854 में गोविंददास की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद में नया जागीरदार बन गया 1854 में। उसका नाम क्या था, कर्षण सिंह। उसका नाम था कर्षण सिंह। देखना 1854 में ही ये बैठ गया। जैसे ये गद्दी पर बैठा जागीरदार, सिंहासन रोहण किया जागीरदार ने, नया जागीरदार जो बना कर्षण सिंह, इसने 84 प्रकार के कर लगा दिए। लाग बाग लगान बेगार ये तो थे ही थे, और कई जिनका कोई वजूद ही नहीं है। जैसे बंजर भूमि पड़ी है, बारानी जिसे बोलते हैं, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ बरसात पे निर्भर है, ऐसी जो खेत थे, ऐसी जमीन थी पड़त भूमि, उस पड़त भूमि का भी कर लिए जाते थे। उसके अलावा बहुत से कर थे, जैसे एक लिखा हूं माचा कर था, और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं माचा कर, जो मछली आवा अपन बिन बोला माचा कर क्या था, जागीरदार के कोई पुत्र प्राप्ति हो गई, ठीक है, तो उसके लिए एक माचो ले रहा। तो ये भी किस प्रकार था, दूध कर था, एक दूध कर था, प्रत्येक घर 1 किलो दूध शाम की शाम पूछा है, ठीक है। एक खिचड़ी कर था, अलग अलग है, एक खिचड़ी कर हुआ। खिचड़ी कर क्या था, जब जब उसकी जेब की खर्ची खत्म हो जाती थी, किसकी, जागीरदार की, किस, कर्षण सिंह की, तब वो एक कर लेता था घर घर जाकर खिचड़ी कर। अपनी आर्थिक व्यवस्था, खुद की आर्थिक व्यवस्था जब कमजोर हो जाती थी तो घर घर जाकर ये खिचड़ी, जैसे अपन चंदा उगाते हैं उस तरीके से ये खिचड़ी कर था। एक था जैसे हाथी पूड़ा, हाथियों के लिए चारा, ये भी कर था। एक था लाटा, अनाज पूरा निकालने के बाद में आपनों खातो या खड़ो आओ जाए भी कमायने जे अनाज पड़ो सारो, ठीक है। अब ये अनाज पड़ो तो इ लाटा को के अर्थ छो कि इतनो सो तो कुनको होगा, किसान को, और अधिकांश दबा किसका होगा, जागीरदार का होगा, ठीक है। कुंता में क्या था, जैसे ये फसल खड़ी है अपनी, ये फसल खड़ी है, ठीक है, ये फसल खड़ी है, और खड़ी फसल के अंतर्गत जहाँ कूंत वो बोला कूंत की, या इतनी फसल, इतनी जो चारा होगा वो मेरा होगा, ठीक है, चाहे बाजरे का हो, जो भी हो, खड़ी फसल के ऊपर अनुमान लगाना, कूंतना उसे, ये कुंता था। इस प्रकार एक जैसे हो गया अपना चूड़ा लाग हो गई, कोई भी ठुकराइन नया चूड़ा धारण करती थी तो उसे कर चुकाना पड़ता था। माहिरा लाग, माहिरा लिख दो, चाहे मायरो बोल दो, मायरो लाग। कोई भी अगर अपने कोई भी किसान है जब शादी करे तो भात भर बड़ा हुआ,
ठीक है। तो बात बर बड़ा हो तो पहली बाकन कर चुकाणु पड़ तो जना बात बरता मायरो जिन बोला आपा, ठीक है। तो मायरो कर कई प्रकार का कर लगा रखा है यहाँ। एक नजरानु, नजराना क्या था, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जागीरदार ऐसा मिलर नजरानु ले हो जा साल की साल। इस तरीके का अनेक कर लगा रखा जा, ठीक है। अल्लाह तक्की, पूड़ा, और ये जैसे अनेक कर और हो गए अपना अंगलाग में क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति 5 वर्ष का हो जाता था घर में, तो वो एक व्यक्ति माना जाता था। तो उसके नाम से घर में 5 रुपए फिक्स थे कि 5 रुपए देने पड़ेंगे आपको, अनाज दो चाहे पैसे दो। इस तरीके से अनेक कर लगा दिए गए थे। इन करों से परेशान हो गए थे किसान। यहाँ का कई 84 प्रकार का कर लगा दिया। बासु परेशान हो रही आंदोलन के लिए उग्र या आंदोलन के लिए कब हुआ देखो, अभी आप बात करा आंदोलन के लिए। अब 1857 की घटना है, 1857 की घटना है। इमें 1857 में मेवाड़ में एक गांव थे गिरधारीपुरा गांव, और गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ की मौत होगी। अब जब गंगाराम धाकड़ को मृत्यु भोज मोसर करियो नुक्तो करियो, मृत्यु भोज के अवसर पर कई सारा किसान इकट्ठा होना चाह। पहले एकता ज्यादा जी, आज तो पड़ोसा का पड़ोसी गुन जाए। तो गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर कई किसान इकट्ठा हुआ। ये जो अपनी उपरमाल बिजोलिया जो ठिकाना था, इस ठिकाने के अंतर्गत छावने गांव आते थे। कितने छावने गांव? तो कई गांव का पंच पटेल भी इकट्ठा हुआ। और इन मेवाड़ में 16 ठिकाना यहाँ का था। 16 ठिकाने ऐसे थे जो कौन सी श्रेणी में शामिल थे? इस श्रेणी में प्रथम श्रेणी के ठिकाने कहलाते थे। और उन मेवाड़ के 16 में से अपना कौन सा था? बिजोलिया भी कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का बोल दो चाहे ए श्रेणी का बोल दो। तो ये गांव के कई लोग इकट्ठे हुए यहाँ। तो इन्होंने यहाँ मीटिंग के अनुसार इन्होंने ये फैसला किया कि कोई दो पंच पटेलों को चुना गया। देखना, एक का नाम था नानजी। मीटिंग के अंतर्गत गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर सारे किसान इकट्ठे हुए, वहां मीटिंग की। एक का नाम था नानजी और एक का नाम था ठाकरी। देखना, ठाकरी नानजी पटेल जो था ये बेरीसाल गांव का था, और ठाकरी पटेल गोपाल गांव का था। अब नानजी और ठाकरी पटेल, दो पटेलों को सेलेक्ट किया गया कि यहाँ की जो सूचना हमारे बिजोलिया में जो हो रहा है उसकी सूचना जाओ महाराणा को दे के आओ। उसकी सूचना कहाँ दे के आनी है? महाराणा को दे के आनी है। हेड ऑफिस कहाँ था इनका? उदयपुर था। और उस समय महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। अब ठाकरी और नानजी पटेल को दोनों को भेजा गया और ये दोनों जाते हैं फतेह सिंह के पास। फतेह सिंह को पूरी घटना बताई और फतेह सिंह ने इनका आदर सत्कार किया और आश्वासन भी दिया कि जांच करते हैं। और उसके बाद में फतेह सिंह या अपने जांच अधिकारी हामिद हुसैन को कहां भेजा? उदयपुर भेजा वापस। उदयपुर से कहां पर भेजा? उदयपुर से वापस भेजा बिजोलिया। यहां बिजोलिया आ गए। और बिजोलिया आने के बाद में हामिद हुसैन ने एक एक बात जो है पूरी सच जो हकीकत था वो पूरा एक चिट्ठा तैयार किया। उसने सही रिपोर्ट बनाई और बिजोलिया से रिपोर्ट बनाकर ये वापस महाराणा फतेह सिंह के पास इसने रिपोर्ट पहुंचा दी। लेकिन महाराणा फतेह सिंह ने यहाँ के बिजोलिया के
बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह जागीरदार कृष्ण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब कृष्ण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की तो कृष्ण सिंह का हौसला और बढ़ गया। नानजी और ठाकरे पटेल ने गांव से निकलावा का आदेश दे दिया कि अन भगाओ, गांव से निष्कासित कर दिया नानजी और ठाकरे पटेल को। किसाना के हालात और बदतर होगी पहले सु कि और कोई ऑप्शन कौन बचा। उसके बाद में धीरे धीरे आगे क्या बढ़ता है, जैसे इनका अब 1857 की घटना से शुरू आई आंदोलन, फिर 58-59। अब देखो 1899 के अंतर्गत 1899-1900 में भयंकर अकाल पड़ चुके। 1899-1900 में देखना, ये 1899-1900 में भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल, वो अकाल था छप्पनिया अकाल। कौन सा था? छप्पनिया अकाल। दोस्तों विक्रम संवत 57 ईस्वी में विक्रमादित्य बोल दो या चंद्रगुप्त द्वितीय बोल दो के द्वारा 57 ईस्वी में चलाई गई। तो ये जो विक्रम संवत जो चलाई गई, ये विक्रम संवत इसमें जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है, तो 1899 प्लस 57 तो बराबर 1956। तो ये कौन सा था? छप्पनिया अकाल बोला गया। जिस तरीके से अपन आज निकालना चाहें कि कौन सी सन विक्रम संवत है, तो 2020 चल रही है, 2020 में 57 जोड़ दो, 7 5 और 2 7, और तो आज विक्रम संवत कौन सी चल रही है? 2057। ये थोड़ा सा बेसिक था आपका। और फिर ये 1899 में जो भयंकर अकाल पड़ा, अब उस अकाल के समय क्या घटना घटी कि जो भी कोई पंच पटेल था, अंगुली उठाओ जा, बापर अंगुली बाकी अंगुली निचान करवा के लिए एक ही काम करी जागीरदार के द्वारा कि कई जो किसान थे, जो पटेल थे, उन पटेलों के घर पे उन्होंने किसी के घर 1 बोरी, किसी के घर 50 किलो, किसी के घर 1.5 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी, जैसे जैसे वो थे उनके घर पे उनको चुप करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको बैठाने के लिए, और घर घर उनके अनाज पहुंचा दिया। तो जो कोई पटेल, पंच पटेल हुआ, वो भी दब गए। इस प्रकार 1899-1900 में इतना भयंकर अकाल पड़ा। उस भयंकर अकाल में कर तो दूर की बात थी, खाने के लिए अनाज नहीं था, फिर भी वो कर लगातार मांग रहा था। कई मवेशी भूखे मर गए थे। धीरे धीरे दिन बढ़ते गए। समय ऐसा आया कि 1900 में घटना घटी। 1903 में और कर जोड़ दिया। उस कर का नाम था चौरी कर, और चौरी कर एक विवाह कर था। चौरी कर एक विवाह कर था जिसमें 5 रुपए की राशि वसूल की गई। कोई भी किसान अगर अपनी लड़की को पहली ब्याह करेगा तो वो क्या करेगा? पहली चौरी कर, विवाह कर जो था, चौरी कर चुका होगा जागीरदार ने। जागीरदार को चौरी कर जैसे चुकाएगा तब वो शादी हुई। तो ये भी एक 5 रुपए बहुत बड़ी राशि थी। और अब 5 रुपए किसान कैसे चुकाए? बहुत मुश्किल घड़ी आ गई। तो कई जो शादी वगैरह थी तो कई शादी कैंसिल हो गई। तो किसान बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए। सारे किसान इकट्ठे होके और इस तरीके का मानसिकता बनाई कि अपने छोरिया ने ले, और सब ने किसान भी जागीरदार करने चला, राव कृष्ण सिंह का। बाकी यह सोची कि अगर मैंने इतनी बाण बेटा देखेगा, इतनी अपनी लड़कियां देखोगो तो बिन कुछ तो तरस आएगो कि आगे शादी के लिए। अब तरस तो आने की बात, कम से कम 200 लड़कियों को आगे करके लेके गए अपने उनके जो पिता थे, और जाके उनके राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए, धरने पे बैठ गए। तो आश्वासन तो दूर की बात, उनको गाली गलौच और उनसे दुर्व्यवहार करके उन लड़कियों को भगाया। तो किसान यहाँ के इतने परेशान हो गए कि अब तो यहाँ से निकल जाना बेहतर होगा, और वो छोड़कर जाने लगे। जब वो
बिजोलिया छोड़कर जाने लगे, अपने अपने गांव किसी दूसरे पड़ोसी राज्यों में जाने लगे, तब राव कृष्ण सिंह ने यह कर घटाकर 1905 में ये कर घटाकर 1/2 कर दिया। ये बिजोलिया किसानों की पहली अप्रत्यक्ष और अहिंसात्मक विजय थी। तब कहा जाता है कि बिजोलिया एक अहिंसात्मक आंदोलन हुआ था, हिंसा नहीं हुई, या अहिंसात्मक आंदोलन। ये सबसे पहले बिजोलिया किसानों की विजय थी। और यहाँ जो राव कृष्ण सिंह ने घुटने टेके किसानों के लगातार दबाव से, और 5 रुपए की जगह कितने कर दिए, 2.5 रुपए कर दिए। उसके बाद में देखिए 1905 के बाद जो घटना घटी, 1903, 1905 और 1906 में नया जागीरदार बन गया। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। कृष्ण सिंह और एक आदमी तो जल्दी में रही है। कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। कृष्ण सिंह के बाद में नया जागीरदार बन गया 1906 में दूसरा, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह की कुछ बात ही निराली कि मैं थारो जागीरदार बन रही हूँ, ये ठिकाना को मालिक बन रही हूँ भी। बैठवा का उपलक्ष्य में, नया जागीरदार बनने के उपलक्ष्य में, तो मैंने एक करचाई भी कर को नाम दियो उत्तराधिकार शुल्क है कि मैं कृष्ण सिंह का उत्तराधिकार बन रहा हूँ। पृथ्वी सिंह तो उसका उत्तराधिकार नया जागीरदार बन गया और उसका नाम रखा उसने तलवार बंधाई। ये तलवार बंधाई जो कर था ये भी किसानों के ऊपर सौंप ला दिया गया। और उसके बाद में जब पृथ्वी सिंह ये लगातार चलाता रहा, काफ़ी आपस में किसानों में कई मीटिंगें हुई, जगह जगह अपने मीटिंग की, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनको खदेड़ दिया गया, उनको बंद कर दिया गया, उनको यातनाएं दी गई। और धीरे धीरे हालात ये हुए कि इनके कर बढ़ते ही गए। अब पृथ्वी सिंह ने ये जो कर लगाया उत्तराधिकार कर, कौन सा था? उत्तराधिकार कर तलवार बंधाई। कौन सा कर था? तलवार बंधाई। तलवार बंधाई उत्तराधिकार शुल्क था जो 3rd ग्रेड 2004 में पूछा गया था। 3rd ग्रेड 2004 में, सॉरी 2007 वाले एग्जाम में। अब देखना ये है मेवाड़ में उत्तराधिकार शुल्क किसने प्रारंभ किया? पृथ्वी सिंह ने। उसका क्या नाम था? तलवार बंधाई। दोस्तों थोड़ा सा और नॉलेज बता दूं मैं आपको, मारवाड़ में उत्तराधिकार शुल्क मोटा राजा उदय सिंह मेवाड़ का राजा था, मारवाड़ का राजा था मोटा राजा उदय सिंह ने। इसने उत्तराधिकार शुल्क लगाया, उसका नाम था पेशकशी। फिर मारवाड़ का दूसरा राजा हुआ, उसका नाम था अजीत सिंह, और अजीत सिंह ने कौन सा लगाया? हुक्मनामा, ये कर लगाया जी। लगातार बढ़ता रहा ये, अपने इसके पृथ्वी सिंह का दबदबा बढ़ता रहा, किसान बेचारे परेशान हो गए। अंत में घटना घटती है देखना, और किसानों का नेतृत्व सर्वप्रथम साधु सीताराम दास के द्वारा 1913 में। प्रश्न ये आया हुआ है कि 1913 में बिजोलिया किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो साधु सीताराम दास फतेहकरण चारण, और एक था ब्रह्मदेव। लेकिन मुख्य भूमिका साधु सीताराम दास की थी, फतेहकरण चारण और ब्रह्म।
सबसे पहले किसानों का नेतृत्व लीडर जो बना साधु सीताराम दास बिजोलिया किसानों का 1913 में आ चुका प्रश्न सेकंड ग्रेड में 1913 में। अब ये 1913 में किसके पास गए? बिजोलिया में गए जी, जागीरदार के पास गए। और जागीरदार कौन था? पृथ्वी सिंह। लेकिन पृथ्वी सिंह ने इनकी एक बात भी नहीं सुनी। साधु सीताराम दास किसानों को लेकर गए फतेह करणचारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में, लेकिन पृथ्वी सिंह ने कोई बात नहीं सुनी। जब समय पापी आदमी थे, एक गरीब किसान का जो दुख दर्द था वो कितने दिन तक चलता। 1914 में इसकी मृत्यु हो गई, 1914 में मृत्यु हो गई। और उसके बाद में पृथ्वी सिंह का बेटा नया जागीरदार बन गया। और उस नए जागीरदार का क्या नाम है? उसका नाम था केसरी सिंह। केसरी सिंह, नया जागीरदार केसरी सिंह बना। अब जैसे ही केसरी सिंह बना, ये अल्प आयु का था, केसरी सिंह अल्प आयु का था। तो यहाँ का जो प्रशासन किसके हाथ में चला गया? यहाँ का जो प्रशासन किसके हाथ में चला गया? महाराणा के हाथ में चला गया। महाराणा के हाथ में चला गया। जब महाराणा के पास ये गए तो यहाँ मेवाड़ की तरफ से जो प्रशासन के हाथ में चला गया, तो यहाँ अमर सिंह राणावत को यहाँ की जांच के लिए बैठा दिया गया। अंत में अमर सिंह राणावत और ये साधु सीताराम दास फतेहकरण और इनकी सिफारिशों के आधार पर यह आंदोलन 1915 में समाप्त हो गया और इनकी लागतें कम कर दी। इस वजह से ये 1915 में समाप्त हो गया। दोस्तों, ये था अपना कौन सा चरण? प्रथम चरण। एक बार फिर से देख लेना कि यहाँ बिजोलिया 44 वर्षों तक चला, 3 चरणों में चला। और 3 यहाँ का महाराणा फतेह सिंह था और यह ए श्रेणी के अंतर्गत आता था। यहाँ 16 ठिकाने ए श्रेणी के थे। इसके अंतर्गत कितने गांव थे? 56 गांव थे। यहाँ जो जाति थी कौन सी थी? धाकड़ जाति। देखो, धाकड़, कराड़, माली, बैरागी, साधु, ब्राह्मण, चारण, कई अनेक जातियां थी, लेकिन सर्वाधिक अधिकांश जातियां कौन सी थी? धाकड़ जाति थी। 1854 में करशन सिंह बना। जब 1857 में ये लगातार बनते ही 84 प्रकार के अनेक कर लगा दिए। कर लगाने के बाद में 1857 में गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ की मौत हो गई और उसके मृत्यु भोज पर सारा गांव का लोग, जो अनेक गांवों का पंच पटेल सारा इकट्ठा हुआ कि या यातनाएं कितना दिन तक आप सहन करांगा। तो वह अपनी साथ जो हो रहे अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़वा के लिए भी मीटिंग में सुध 2 लोगों चुनिया, एक को नाम नानजीर और एक को ठाकरी। वह रिपोर्ट बना महाराणा कर गया। महाराणा बाकी रिपोर्ट बनावा के लिए जांच अधिकारी हामिद हुसैन ने बिजोलिया भेज दियो। बिजोलिया में जांच सही पाई गई, लेकिन महाराणा ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब कोई कार्रवाई नहीं की तो करशन सिंह का हौसला और बढ़ गया। जब हौसला और बढ़ गया तो 1899 और 1900 में जब भयंकर अकाल पड़ा तो उस अकाल में भी उसने कुछ नहीं देखा। जो कोई पंच पटेल ऊपर उठ रहे थे उनको भी दबाने के लिए उनके घर पे अनाज पहुंचा दिया। 1903 में उसने चौरी कर लगाया, जो एक विवाह कर था। और 1905 में ये कर को आधा कर दिया, 1/2 कर दिया। 1/2 कर ये बिजोलिया किसानों की अप्रत्यक्ष पहली विजय थी। उसके बाद में नया जागीरदार बना पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने एक उत्तराधिकार शुल्क के रूप में तलवार बंधाई कर लिया और मारवाड़ में प्रथम जो उत्तराधिकार शुल्क मोटा राजा उदय सिंह ने पेशकशी और अजीत सिंह ने हुक्मनामा ये चलाया था। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ के किसानों का जो नेतृत्व लिया वो साधु सीताराम दास ने 1913 में।
ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक अभी तक नहीं आया, विजय सिंह पथिक दूसरे चरण में आएंगे। और उसके बाद में लगातार बढ़ते किसानों के प्रभाव को देखते हुए महाराणा और यहाँ के जो प्रशासन और किस ये नया जागीरदार जो बना था पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में केसरी सिंह, इनके सभी की मीटिंग से और एक कंप्रोमाइज़ किया गया और लागतें कम कर दी गई। इस प्रकार ये 1915 में समाप्त हुआ। ये था दोस्तों अपना बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। अब देखते हैं अपन बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। एक सेकंड। प्रथम चरण अपना पूरा हो गया और दूसरा चरण के लिए पार्ट 2 देखें बिजोलिया। और अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत से स्टूडेंट हैं, 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, लेकिन अभी अपन इसको यही फिनिश करते हैं और पार्ट 2 बिजोलिया किसान आंदोलन अवश्य देखें। और इससे जो चैनल को हैं आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।